हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हम हरियाणा सीईटी कॉमर्स मेन एग्जाम की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप आने वाली सीईटी कॉमर्स की परीक्षा दे रहे हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज की वीडियो में हम लास्ट ईयर पेपर में आए क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर ₹20,000 incurred ऑन ट्रायल रन ऑफ अ न्यू परचेज्ड मशीन इज। क्वेश्चन में पूछा है, अगर 20,000 रुपये का खर्चा हुआ है न्यू मशीन के परचेज की है उसके ट्रायल रन पे, जो न्यू मशीन परचेज की है उसके ट्रायल रन पे 20,000 रुपये का खर्चा हुआ है। ट्रायल रन मीन्स जब किसी नई मशीन को प्रोडक्शन पे लगाने से पहले ट्रायल रन किया जाता है, मीन्स मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो ये देखने के लिए तो सबसे पहले आपको याद होगा कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो मशीन को खरीदने से लेके चलाने तक का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब भी नई मशीन लगाई जाती है और उस पर जो भी खर्चे होते हैं उसको चलाने तक, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। इसके अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, ये वो खर्चे होते हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। जब कंपनी को बनाया जाता है उस टाइम जितने भी खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। नेक्स्ट है इसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स बिजनेस के डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं उनको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैवी रिवेन्यू एक्सपेंसेस जो कई सालों में राइट ऑफ किए जाते हैं, जैसे जिनका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता है। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है वो एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक। मीन्स क्वेश्चन में पूछा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंक्लूड नहीं होता, कौन सी जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो ए है इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, कैरेज, ऑक्टरी और जो लोडिंग एक्सपेंसेस है वो। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है उसमें इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस इंक्लूड नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि क्लोजिंग स्टॉक में वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो गुड्स को परचेज करने से लेके वेयर हाउस तक ले जाने में लगते हैं। तो इंश्योरेंस जो एक्सपेंस है, इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, ये लगता है वेयर हाउस में ले जाने के बाद का खर्चा है। ये जो पोस्ट परचेज से रिलेटेड है तो वो खर्चे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते और ये पोस्ट परचेज से रिलेटेड है। बाकी कैरेज है, लोडिंग एक्सपेंसेस है या ऑक्टरी चार्जेस है, ये सारे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ओपनिंग स्टॉक इज 500 यूनिट एट द रेट 20 गिवन है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर 200 यूनिट्स परचेज की हैं जो 25 रुपए के हिसाब से हैं। इशू 300 यूनिट्स, तो यूजिंग लीफो मेथड फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और वो भी लीफो मेथड के बेस पे। तो लीफो मेथड आपने सुना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में परचेज किया है, जो सबसे लास्ट में परचेज किया है 200 यूनिट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हम जो लास्ट में आया है उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद में पीछे वाला स्टॉक यूज होता है। तो इस मेथड में जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो जो इशू किए हैं, इशू 300 यूनिट्स, ये लेटेस्ट परचेज से किए जाएंगे। तो 300 यूनिट को पहले 200 यूनिट हम यहाँ से लेंगे और बाकी जो 100 यूनिट्स हैं वो हम 500 से लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा और इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 400 यूनिट्स बचती हैं। तो 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, तो इसका आंसर है 8000। नेक्स्ट, शो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड राइट टू रिसिप्ट एंड अमाउंट।
कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रिसिप्ट एंड राइट टू रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस बताता है? तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है कि जो कोई भी इनकम है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम अर्न करते हैं, ना कि जब एक्चुअल कैश रिसीव हो। एक्चुअल कैश रिसीव के बेसिस पे नहीं करते, बल्कि जब इनकर होती है उसी के बेस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स एक्चुअल रिसिप्ट और राइट टू रिसीव को एक्यूरेट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर है सी। बाकी अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि खर्चे और जो आय, इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को मैच करता है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बताता है कि जो बिजनेस है वो अनफोर्सेबल फ्यूचर के लिए, मतलब अनंत काल के लिए चलता रहेगा, आने वाले सालों में बिजनेस चलता रहेगा। और लास्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मतलब जो कोई भी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको जो हम सेल करते हैं, या रियलाइजेशन कॉस्ट कहता है कैश मिले तभी इनकम को रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। Which concept of accounting does not allow the proprietor personal expenses to record in the books of account? Means proprietor खुद के जो पर्सनल एक्सपेंसेज है उनको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? तो इसमें जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है वो दोनों सेपरेट पर्सन है, सेपरेट एंटिटी हैं। सो ओनर का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो बिजनेस में नहीं लिखा जाएगा। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। अदर ऑप्शंस को देखते हैं। मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी बोलता है कि केवल बड़े अमाउंट वाले जो खर्चे हैं वो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी छोटे एक्सपेंसेस को इग्नोर करता है। गोइंग कंसर्न हमने अभी लास्ट में पढ़ा था। और कंजर्वेटिज्म बोलता है कि बुक एंटिसिपेटेड लॉसेस को बुक करो, प्रॉफिट को, आने वाले प्रॉफिट को अभी बुक मत करो। जब प्रॉफिट जो आएगा उसी टाइम बुक करेंगे, लेकिन खर्चे जो आने वाले हैं उनको अभी से पहले से बुक कर लो। ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट, ऑल द एंटरप्राइजेस शुड फॉलो द सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू। तो ये बताता है कि सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करने से कंपेरेबिलिटी कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी से कंपैरिजन पॉसिबल है। मतलब जब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती रहेंगी हर साल, अगर चेंज होंगी अकाउंटिंग पॉलिसी तो कंपैरिजन करना मुश्किल होगा। जैसे कभी हमने फिक्स्ड एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन का मेथड है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कर दिया, कभी उस पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर दिया, मतलब हर साल उसको चेंज कर रहे हैं। तो उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। पिछले ईयर्स के प्रॉफिट्स को उनको इस साल के प्रॉफिट्स हम नहीं कर सकते कंपैरिजन, क्योंकि बार बार आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो चेंज हो रही है। ऐसे ही जब हम जब ये होता है मैचिंग, ये जो स्टॉक है, तो स्टॉक का हम कभी तो फीफो मेथड लेते हैं, कभी लीफो मेथड। अगर हम उसका मेथड भी अगर हर साल चेंज कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कंसिस्टेंटली चेंज होगी, हम उसको कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए से कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। इसके अदर ऑप्शंस हैं कंजर्वेटिज्म, मैचिंग और गोइंग कंसर्न। ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल से देख लिया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा ऐसा खर्चा है जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सबसे पहले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। जो पैकिंग चार्जेस है, पैकिंग चार्जेस ऑफ फूड, पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर सी रहेगा। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर कैश बुक विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट बी एडेड।
कौन सा ऐसा इसमें से ट्रांजैक्शन है जिसको हम बीआरएस में बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलते हैं तो उसमें ऐड नहीं करते, तो कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है। तो इसमें चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बट वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसमें भी डिफरेंस आएगा, कैश बुक में और पासबुक के दोनों बैलेंस में डिफरेंस आता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ से चेक इशू कर दिया तो हमने कैश बुक जो है वो इंक्रीज कर दी, पर बैंक का बैलेंस अब स्टिल सेम है, तो इससे भी बैलेंस में डिफरेंस आता है। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय द कस्टमर, उधर कस्टमर ने बैंक में चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जिससे उसका अमाउंट बढ़ गया, बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया लेकिन कैश बुक अभी भी उतनी ही है, तो इससे भी दोनों का बैलेंस डिफर हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है चेक नोट डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट नहीं किया, किसी ने हमें चेक दिया लेकिन हमने उसको डिपॉजिट किया ही नहीं, इसका मतलब इसमें ना तो कैश बुक पे कोई फ़र्क पड़ा ना ही पासबुक पे, तो ये जब चेक हमने डिपॉजिट ही नहीं किया तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो दोनों में सेम बैलेंस रहेगा, तो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। जेड इश्यूड 2 lakh shares of ₹200 each at a discount of ₹10%. Mr. X, to whom 300 shares were allotted, fails to pay final call of ₹60. Hence, all the shares were forfeited. What amount to be transferred to share forfeit amount? तो जो शेयर फॉरफिट अकाउंट में वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, डिफ़ॉल्ट करने से जस्ट पहले जो पे कर दिया उस अमाउंट को ही तो कंपनी जब्त करेगी। तो इसमें शेयर होल्डर ने 60 रुपीज़ तो पे नहीं किए थे, 200 मंगवाए थे कंपनी ने, 200 में से 60 रुपीज़ अभी तक पे किए नहीं, तो इसका मतलब 140 रुपीज़ पे कर दिया। अगर हम 140 के हिसाब से भी देखते हैं तो भी आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा, कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा। आई थिंक इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और अगर हम डिस्काउंट के बाद का अमाउंट अगर चेक कर रहे हैं तो भी इसमें आंसर चेक नहीं, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है आई थिंक इस क्वेश्चन में, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विच अकाउंट will be credited if preference shares are redeemed out of the fresh issue of capital? तो इस क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम फ्रेश इक्विटी शेयर्स से किया गया है। जब हम प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम करते हैं तो दो तरह से रिडीम कर सकते हैं, एक तो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हैं, जो कंपनी में ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो अगर उससे रिडीम करेंगे तो उस केस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, तो CRR क्रिएट करेंगे उसके बाद उसको रिडीम करेंगे। सेकंड मेथड होता है जब प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो हम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, जो शेयर्स इशू करेंगे तो फ्रेश इशू जब करेंगे तो उससे जो भी अमाउंट कैश जो मिलता है कंपनी को उससे हम रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स की उनकी पेमेंट कर देते हैं। तो इस जो क्वेश्चन में फ्रेश इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स और उससे जो प्रीफरेंस शेयर्स की पेमेंट की है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। जब इशू करते हैं तो उस टाइम एंट्री होती है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज लीस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू लेन? मीन्स जब कोई जैसे कोई लोन पास करवाते हैं हम बैंक से तो उस टाइम कुछ लेन करना पड़ता है, प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी हमें गिरवी रखनी पड़ती है, तो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लीस्ट सबसे कम उसको रखा जाता है। तो फ्री होल्ड जो लैंड है इसको आई थिंक सबसे कम इसको ही रखा जाता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है इसको भी रखा जाता है, मोटर व्हीकल इजीली कोई भी इसको गिरवी रख के लोन लेता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं। तो जो फ्री होल्ड लैंड है आई थिंक आंसर ये है, ए या सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये देख लेना ये वाला क्वेश्चन खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑडिट प्रोग्राम कौन बनाता है? तो ऑडिट प्रोग्राम जो ऑडिटर हैं वो और जो उसके ऑडिट असिस्टेंट हैं वो,
ये दोनों मिलके बनाते हैं, ऑडिटर एंड ऑडिट असिस्टेंट। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो फर्स्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट करते हैं? तो फर्स्ट ऑडिटर को कोई भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो विद इन 1 मंथ या 30 डेज कह सकते हैं, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी में इनकॉर्पोरेशन होती है कंपनी, तो उसके विद इन 30 डेज कंपनी एक ऑडिटर को, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, उसको अपॉइंट कर लेती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इसमें से सही नहीं है? अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। यस, ये ट्रू है। अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नेम से अपॉइंटमेंट हो सकता है, ये भी सही है। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। यस, ये भी ठीक है। लास्ट है ऑल द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये ट्रू नहीं है। तो ये ऑप्शन क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि सारे पार्टनर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपल्सरी नहीं है ऑडिट फर्म के लिए। नेक्स्ट है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कमियों से होता है। जो कंपनी की जो वीक इंटरनल जो कंट्रोल होता है उसकी वजह से क्या इनहेरेंट जो लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट ओवरराइड। मैनेजमेंट ओवरराइड का मतलब होता है कि मैनेजमेंट खुद ही जो कंपनी के नियम हैं उन नियमों को तोड़ता है। नेक्स्ट है कल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ मिलके अपना ऐसे रिकॉर्ड जो रूल्स हैं कंपनी के वो तोड़ते हैं बैठ के। नेक्स्ट है इन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिटर मीन्स इंटरनल जो ऑडिटर है उसकी अयोग्यता से इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होती। तो ये आंसर होगा इसका, ये नहीं है, बाकी सब हैं। तो आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट है इंटर्न रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। डिटेक्शन रिस्क इज रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिटर, और डिटेक्शन रिस्क रिलेटेड इन्वर्सली टू कंट्रोल रिस्क। इन इंटरनेट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर हाईली इंटर रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन एज पर AAS 11। तो AAS 11 कहता है कि जो पहले ही समझते हैं कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एक लेटर है, ये एक लिखित पत्र है जो कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिटर को देता है, जो कंपनी का ऑडिटर है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ रिलीवेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग मे बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। इट शुड ऑलवेज बी इन वर्किंग। इट मे बी डेटेड प्रायर टू द रिपोर्टेड डेट। इट शुड बी एड्रेस्ड टू द ऑडिटर। तो इसका आंसर बी होगा। If the payment of GST is delayed beyond due date, the rate of interest on GST amount payable is 18%. इस पे 18% चार्ज किया जाता है। बेसिक पे प्लस बोनस पे प्लस ओवर टाइम पेमेंट, इन सबको मिला के बोलते हैं ग्रोस पे। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका बी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट वो खर्चा है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता। इसमें जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट है या सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, तो उनको बोलते हैं पीरियड एक्सपेंसेस। तो पीरियड एक्सपेंसेस इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बाकी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, फैक्ट्री यूटिलिटीज़, ये सारे प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है। तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, इसको बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम उसमें करेंगे।